कल्पना कीजिए, एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत हुई 1878 में समंदर किनारे जहाज बनाने वाले एक यार्ड से। फिर सोचिए, तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट जो सड़कों पर राज करती हैं। और उसके बाद नजर डालिए भविष्य की तरफ, हाईटेक औद्योगिक रोबोट जो फैक्ट्रियों में मतलब बिना थके काम करते हैं, और एरोस्पेस के पुर्जे जो आसमान को छूते हैं। ये सब तस्वीरें जो इतनी अलग लगती हैं ना, असल में एक ही कंपनी की कहानी का हिस्सा हैं, कावासाकी। आज हम इसी असाधारण और कह सकते हैं विविध यात्रा की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो कावासाकी के लगभग 150 साल के लंबे इतिहास पर रोशनी डालते हैं। उसके सफर में आए महत्वपूर्ण पड़ाव, क्रांतिकारी नवाचार और दुनिया भर में उसका जो असर रहा है उस पर। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि उन्होंने क्या क्या बनाया, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक कंपनी इतने अलग अलग जटिल क्षेत्रों में, शिप बिल्डिंग से लेकर रोबोटिक्स और अब सस्टेनेबिलिटी तक, न सिर्फ टिकी रही बल्कि एक ग्लोबल लीडर बन गई। क्या राज है इसके पीछे, इस निरंतर बदलाव और सफलता के? तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक जहाज बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे जानी मानी मोटरसाइकिल बनाने लगी, फैक्ट्रियों के ऑटोमेशन में क्रांति ले आई, आसमान छूने में मदद की और अब भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों का समाधान ढूंढने में लगी है। तो कहानी शुरू होती है 1878 में टोक्यो में, शोजो कावासाकी। उन्होंने कावासाकी सुकीजी शिपयार्ड की स्थापना की। ये वो दौर था जब जापान मेजी रेस्टोरेशन के बाद तेजी से औद्योगिकरण की राह पर था, पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए। सरकार खुद बड़े उद्योगों को बढ़ावा दे रही थी उस वक्त। तो क्या ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होने की बात थी? हाँ, देखिए, समय तो बिल्कुल सही था। मेजी सरकार का जोर था फुकोकू क्योहेई पर, यानी देश को समृद्ध करो, सेना को मजबूत करो। और इसके लिए जहाज निर्माण, रेलवे, भारी उद्योग, ये सब बहुत जरूरी थे। लेकिन सिर्फ सही समय होना काफी नहीं होता है ना। शोजो कावासाकी की अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी दूरदर्शिता भी थी। उन्होंने पश्चिमी शिप बिल्डिंग तकनीक को अपनाया और उसे जापानी जरूरत के हिसाब से ढाला। और सिर्फ 18 साल बाद 1896 में इसे बाकायदा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रूप दिया गया, कावासाकी डॉकयार्ड कंपनी लिमिटेड। और इसके पहले अध्यक्ष बने कोजीरो मत्सुकाता, जो खुद एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो ये शुरुआत सिर्फ एक बिजनेस की नहीं थी, ये एक बड़े औद्योगिक सपने की थी, कह सकते हैं। आपने कहा कि सरकार उद्योगों को बढ़ावा दे रही थी, तो क्या इसी वजह से कावासाकी सिर्फ जहाजों तक ही सीमित नहीं रही और जल्द ही दूसरे क्षेत्रों में भी फैल गई? बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी जरूरतें और प्रोत्साहन एक बड़ा कारण थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ कावासाकी की इंजीनियरिंग क्षमता और नए अवसरों को पहचानने की काबिलियत भी दिखती है। उन्होंने बहुत जल्दी, शायद 1906 के आसपास, लोकोमोटिव यानी रेल के इंजन और रोलिंग स्टॉक रेल के डिब्बे बनाने शुरू कर दिए। सोचिए, उस समय जापान में रेलवे नेटवर्क तेजी से बिछ रहा था और कावासाकी ने उस जरूरत को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ह्योगो वर्क्स नाम का एक प्लांट खोला जो खास तौर पर इसी काम के लिए था। इतना ही नहीं, उस शुरुआती दौर में ही उन्होंने पनडुब्बियों के निर्माण में भी हाथ आजमाया, जो नौसेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। और 1918 के आसपास तो उन्होंने हवाई जहाज बनाने का एक विभाग भी शुरू कर दिया था। ये विविधीकरण, यानी अलग अलग क्षेत्रों में फैलना, ये सिर्फ कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग की बुनियाद कितनी मजबूत थी कि वो उसे अलग अलग जटिल मशीनों के निर्माण में इस्तेमाल कर सकते थे। वो सिर्फ चीजें नहीं बना रहे थे, वो एक तरह से देश का औद्योगिक ढांचा खड़ा कर रहे थे। ये वाकई कमाल की बात है कि एक ही कंपनी समंदर, जमीन और हवा तीनों के लिए मशीनें बना रही थी, वो भी 20वीं सदी की शुरुआत में। लेकिन आम लोगों के लिए, जैसा हम जानते हैं, कावासाकी का नाम शायद सबसे ज्यादा जुड़ा है मोटरसाइकिलों से। ये शिपयार्ड और लोकोमोटिव से मोटरसाइकिल तक का सफर कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल अलग दुनिया लगती है ना? हाँ, ये बदलाव काफी दिलचस्प है और ये असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के माहौल से जुड़ा है। युद्ध के बाद जापान में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत जरूरत थी और सस्ती पर्सनल गाड़ियों की मांग बढ़ रही थी। कावासाकी उस समय एयरक्राफ्ट इंजन बना रही थी, लेकिन युद्ध के बाद इस पर पाबंदियां लग गईं। तो उन्होंने अपनी इंजन बनाने की जो विशेषज्ञता थी, उसका इस्तेमाल छोटे गैसोलीन इंजन बनाने में किया। शुरुआत में ये इंजन साइकिलों में लगाने के लिए होते थे।
अच्छा, साइकिलों के लिए इंजन? जी हाँ, लेकिन असली मोड़ आया 1960 के दशक में। कावासाकी ने महसूस किया कि मोटरसाइकिल एक बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। उन्होंने पहले अपनी कुछ छोटी मोटरसाइकिलें बनाई, लेकिन बड़ा कदम था 1963 में मेगुरो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अधिग्रहण। मेगुरो जापान की सबसे पुरानी और कह सकते हैं सम्मानित मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक थी, लेकिन वो आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही थी। कावासाकी के लिए ये अधिग्रहण एक तैयार प्लेटफॉर्म और ब्रांड वैल्यू लेकर आया। इसी विलय से बनी कावासाकी मोटरसाइकिल कंपनी लिमिटेड। ये एक सोची समझी रणनीति थी सीधे उपभोक्ता बाजार में उतरने की। यानी मेगुरो का अधिग्रहण एक तरह से शॉर्टकट था मोटरसाइकिल बाजार में स्थापित होने का। और फिर तो उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिलें ही नहीं बनाई, पानी पर चलने वाली जेट स्की भी ले आए। ये कहाँ से आया ये आइडिया? हाँ, मेगुरो ने उन्हें शुरुआत तो दे दी, लेकिन कावासाकी की पहचान बनी उनकी अपनी इंजीनियरिंग और डिजाइन से। जेट स्की की कहानी भी दिलचस्प है। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक स्टैंड अप पर्सनल वाटरक्राफ्ट यानी पीडब्ल्यूसी का कॉन्सेप्ट विकसित किया। ये बाजार में बिल्कुल नई चीज थी उस वक्त। 1973 में उन्होंने इसे जेट स्की नाम से लॉन्च किया। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं कर रही थी, बल्कि मनोरंजन और लाइफस्टाइल के लिए नए बाजार भी बना रही थी। वो सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो इनोवेटर भी थे। तो पहले H1 आई, फिर Z1। इन मॉडल्स ने कावासाकी को ग्लोबल मोटरसाइकिल मैप पर कैसे स्थापित किया? क्या खास था इसमें? कुछ ऐसा जो पहले नहीं था? हाँ, बहुत कुछ खास था। देखिए, 1969 में आई H1 मैच 3। ये एक 500 सीसी 2 स्ट्रोक 3 सिलेंडर मोटरसाइकिल थी। उस जमाने में 2 स्ट्रोक इंजन अपनी तेज रफ्तार पिकअप के लिए जाने जाते थे, और H1 वो बहुत तेज थी। इतनी कि उसने विडो मेकर का निकनेम भी कमाया, क्योंकि उसे संभालना आसान नहीं था। लेकिन इसने कावासाकी को एक हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी के तौर पर स्थापित कर दिया। इसने दिखाया कि वो बोल्ड और रोमांचक मशीनें बना सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर थी 1972 में आई Z1। ये 903 सीसी 4 स्ट्रोक डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट DOXC 4 सिलेंडर इंजन वाली सुपर बाइक थी। ये उस समय के इंजीनियरिंग का मतलब शिखर थी, जहां ज्यादातर बड़ी जापानी बाइकें अभी भी 750 सीसी या उससे कम थी, और कई यूरोपियन ब्रांड्स थोड़े पुराने डिजाइन पे टिके थे। Z1 ने पावर, स्मूथनेस, विश्वसनीयता और स्टाइल का एक नया पैमाना तय कर दिया। खासकर इसका 4 स्ट्रोक इंजन उस दौर की कई पावरफुल 2 स्ट्रोक बाइक्स के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ था, चलाने में आसान और कम प्रदूषण करने वाला था। ये सिर्फ तेज नहीं थी, इसने सुपर बाइक के अनुभव को ही बदल दिया था। तो Z1 सिर्फ एक और मोटरसाइकिल नहीं थी, इसने पूरे सेगमेंट को ही मतलब रीडिफाइन कर दिया। क्या बाजार में सचमुच इसके टक्कर की कोई और बाइक नहीं थी उस वक्त? सीधी टक्कर देने वाली शायद ही कोई थी। देखिए, होंडा ने अपनी CB 750 पहले लॉन्च की थी, जो खुद एक क्रांतिकारी बाइक थी और पहली सुपर बाइक मानी जाती है। लेकिन Z1 उससे ज्यादा पावरफुल थी, ज्यादा आधुनिक DOHC इंजन वाली थी और कुछ मामलों में ज्यादा स्टाइलिश मानी गई। इसने सीधे ब्रिटिश और इटालवी मोटरसाइकिलों को चुनौती दी और ग्लोबल सुपर बाइक मार्केट में जापानी दबदबे की शुरुआत की। Z1 इतनी सफल हुई कि इसने कावासाकी को दुनिया भर में मोटरसाइकिल प्रेमियों के बीच एक आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक मील का पत्थर था, जिसने बताया कि कावासाकी अब मोटरसाइकिल की दुनिया का बादशाह बनने की राह पर है। Z1 की कहानी तो जबरदस्त है, लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, कावासाकी सिर्फ पहियों पर नहीं रुकी। ये जानना दिलचस्प है कि जिस वक्त Z1 सड़कों पर धूम मचा रही थी, उसी दौरान कंपनी औद्योगिक रोबोटिक्स जैसे बिल्कुल अलग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही थी। ये कैसे हुआ? मतलब क्या मोटरसाइकिल और रोबोट बनाने में कोई तालमेल है, कोई कनेक्शन? पहली नजर में तो तालमेल नहीं लगता, सही कहा आपने। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की गहराई में जाएं तो है। दोनों में प्रिसिजन इंजीनियरिंग चाहिए, मजबूत मैकेनिकल डिजाइन और कंट्रोल सिस्टम की समझ चाहिए होती है। कावासाकी ने अपनी भारी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की जो विशेषज्ञता थी, उसका इस्तेमाल यहाँ किया। जापान 1960s और 70s के दशक में तेजी से ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा था, खासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। कावासाकी ने इस जरूरत को पहचाना और 1969 में ही अपना पहला औद्योगिक रोबोट कावासाकी यूनिमेट, नहीं वो यूनिमेशन इंक के लाइसेंस पर था।
हाँ, यूनिमेशन इंक अमेरिका की पहली रोबोटिक्स कंपनी थी। उनके साथ लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत बनाया। यानी वो जापान में औद्योगिक रोबोट बनाने वाले शुरुआती खिलाड़ियों में से थे। बिल्कुल, वो पायनियर्स में से थे। किस तरह के रोबोट बनाते थे वो शुरू में? शुरुआती रोबोट ज्यादातर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए थे, जैसे स्पॉट वेल्डिंग के लिए, मटेरियल हैंडलिंग जैसे कामों के लिए। सोचिए, कार की बॉडी को असेंबल करने के लिए जो रोबोटिक हाथ वेल्डिंग करते हैं, उस तरह के रोबोट बनाने में कावासाकी ने महारत हासिल की। आज भी वो औद्योगिक रोबोटिक्स के बड़े नामों में से एक हैं, जो सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर फूड पैकेजिंग तक हर तरह के उद्योगों के लिए रोबोट बनाते हैं। और फिर एरोस्पेस, शिपयार्ड से रोबोट तक का सफर ही अनोखा था, अब आसमान की तरफ। इसमें उनका क्या योगदान रहा है? एरोस्पेस का सफर तो, जैसा हमने पहले बात की थी, 1918 में ही शुरू हो गया था। हालांकि बीच में विश्व युद्ध और उसके बाद की पाबंदियों के कारण रुकावटें आईं, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से इस क्षेत्र में मजबूती से वापसी की। और वो सिर्फ पुर्जे नहीं बनाते, बल्कि बड़े एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में भागीदार रहे हैं। उदाहरण के लिए वो बोइंग के कई कमर्शियल विमानों, जैसे 777 और 787 ड्रीमलाइनर। अच्छा, बोइंग के लिए भी? जी हाँ, उनके लिए फ्यूजलाज के बड़े हिस्से, लैंडिंग गियर के पार्ट्स बनाते हैं। वो जेट इंजन के कंपोनेंट्स, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा के लिए रॉकेट फेयरिंग भी बनाते हैं, जो रॉकेट का ऊपरी हिस्सा होता है जो सैटेलाइट को ढकता है। ये दिखाता है कि उनकी इंजीनियरिंग क्षमता कितनी उन्नत और भरोसेमंद है कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियां उन पर निर्भर करती हैं। कमाल है। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक और फैक्ट्रियों के ऑटोमेशन से लेकर सड़कों की रफ्तार तक, ये विस्तार सचमुच अविश्वसनीय है। अब आज के दौर में कावासाकी कहाँ खड़ी है? क्या वो अब भी उतनी ही तेजी से बदल रही है? आज क्या चल रहा है? हाँ, बदलाव की रफ्तार शायद आज और भी तेज है, क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी। कावासाकी से नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए अब उनका जोर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर है। उनकी कावासाकी निंजा E1 और ZE1 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें हालांकि अभी शुरुआती दौर में है। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में, निंजा E1 और ZE1। जी, ये दिखाती हैं कि वो भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं। Z1 एक नेकेड स्टाइल बाइक है, यानी जिसमें बाहरी बॉडी पैनल या फेयरिंग कम होती है और इंजन या मोटर ज्यादा नजर आता है। ये शहरी राइडिंग के लिए काफी लोकप्रिय डिजाइन है। ये इलेक्ट्रिक बाइकें क्या बाजार में मतलब धूम मचा रही हैं, या ये अभी सिर्फ एक शुरुआत है भविष्य की दिशा दिखाने के लिए? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये धूम मचा रही हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों का बाजार अभी बन ही रहा है और इसमें रेंज, चार्जिंग टाइम और कीमत जैसी कई चुनौतियां हैं। कावासाकी की ये पेशकश अभी शायद स्थापित इलेक्ट्रिक बाइक कंपनियों के मुकाबले बहुत शक्तिशाली न हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दिखाता है कि कावासाकी इस सेगमेंट को गंभीरता से ले रही है और अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन विकसित करने में कर रही है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये कंपनी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। समझ गया। इसके अलावा परिवहन में उनका रोलिंग स्टॉक डिवीजन लगातार आधुनिक ट्रेनें बना रहा है, जैसे जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के कुछ मॉडल और दुनिया भर के शहरों के लिए मेट्रो कार भी। ऊर्जा क्षेत्र में वो गैस टरबाइन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सक्रिय हैं और एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी, अच्छा। जी, कावासाकी हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ईंधन के रूप में देख रहे हैं और इसके उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग, मतलब पूरी सप्लाई चेन बनाने पे काम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया का पहला लिक्विफाइड हाइड्रोजन कैरियर शिप स्विसो फ्रंटियर बनाया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हाइड्रोजन एनर्जी, ये तो बिल्कुल नया मोर्चा लगता है। यानी वो सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही दांव नहीं लगा रहे। बिल्कुल, उनकी सोच शायद ये है कि भविष्य में सिर्फ एक समाधान नहीं होगा। इलेक्ट्रिक जहां छोटी दूरी और हल्के वाहनों के लिए अच्छा हो सकता है, वहीं भारी ट्रांसपोर्ट, शिपिंग और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए हाइड्रोजन एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और कावासाकी जैसी भारी उद्योग की पृष्ठभूमि वाली कंपनी के लिए हाइड्रोजन सप्लाई चेन पर काम करना ज्यादा स्वाभाविक भी लगता है। ये उनकी उसी क्षमता का विस्तार है जो उन्होंने LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैरियर शिप बनाने में हासिल की थी। सही बात है। जाहिर है 150 साल के इस लंबे सफर में सब कुछ आसान तो नहीं रहा होगा।
युद्ध, आर्थिक मंदी, इंडस्ट्री में बदलाव, इन चुनौतियों का सामना उन्होंने कैसे किया? बेशक चुनौतियां तो बहुत आई हैं। 2 विश्व युद्धों ने उनकी उत्पादन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया। युद्ध के बाद के नियम कायदों ने उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने पर मजबूर किया। फिर 1970 के दशक का तेल संकट, 80 और 90 के दशक की आर्थिक मंदी और हाल के वर्षों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन की समस्याएं, इन सब ने असर डाला है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है उनकी अनुकूलन क्षमता, मतलब एडेप्टेबिलिटी, और इंजीनियरिंग की मजबूत बुनियाद। जब एक दरवाज़ा बंद हुआ तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके दूसरा दरवाज़ा खोला। एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बना सकते थे तो मोटरसाइकिल इंजन बनाने लगे। भारी उद्योग में मांग कम हुई तो रोबोटिक्स पर जोर दिया। और अब जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन जैसे समाधानों पर काम कर रहे हैं। उनका मौजूदा विजन साफ तौर पर सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में योगदान देना है। तो हमने देखा कि कैसे कावासाकी ने 1878 के एक शिपयार्ड से शुरुआत करके आज के आधुनिक तकनीकी युग तक का एक अविश्वसनीय और बहुआयामी सफर तय किया है। समुद्री जहाज़ों से लेकर सड़कों पर गरजती मोटरसाइकिलों तक, विशाल औद्योगिक संयंत्रों से लेकर भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों तक, आसमान में उड़ते विमानों के हिस्सों से लेकर फैक्ट्रियों में सटीकता से काम करते रोबोट्स तक, ये वाकई में साहसिक इंजीनियरिंग, लगातार कुछ नया करने की चाहत और सबसे बढ़कर समय के साथ खुद को बदलते रहने, मतलब री इन्वेंट करने की एक शानदार मिसाल है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पे सोचने को मजबूर करती है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। कावासाकी का इतिहास देखिए, शिप बिल्डिंग से इंजन, फिर लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट, फिर मोटरसाइकिल, जेट स्की, फिर रोबोटिक्स और अब हाइड्रोजन एनर्जी जैसी चीजें। उन्होंने बार बार अपनी कोर इंजीनियरिंग क्षमता को बिल्कुल अप्रत्याशित नए क्षेत्रों में लागू किया है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य की चुनौतियों, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो या कुछ और का समाधान ढूंढती हुए, वो अगला कौन सा अप्रत्याशित क्षेत्र हो सकता है जिसमें कावासाकी अपनी इंजीनियरिंग का जादू चलाकर क्रांति ला सकती है। उनके इतिहास को देखते हुए कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये सोचना रोमांचक जरूर है।